अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। आइए शुरू करते हैं सदियों पुरानी चाहत व खुलूस की अजीब दिल गिरफ्ता और खौफ के लिबादे में लिपटी हुई कहानी। रूबी का शुमार लॉस एंजलिस की बेहतरीन मॉडल्स में होता था। उसका शुमार इन लोगों में किया जा सकता है जिन्होंने बहुत कम अरसे में कामयाबी का जीना अबूर करके आसमान की बुलंदियों को छूकर शोहरत हासिल की हो। मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली रूबी ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा तो किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। उसकी दोस्त लूसी ने उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे मशवरा दिया कि वो कैफेटेरिया में जॉब छोड़ दे और शोबिस की दुनिया में कदम रखे, साथ मॉडलिंग शुरू कर दे। लेकिन बगैर ताल्लुक़ और रेफरेंस के उसके लिए इंडस्ट्री में काम मिलना आसान नहीं था। इसलिए उसने लूसी की बातों को ख़ास तौर पर अहमियत ना दी और अपनी इसी नौकरी को जारी रखा। लूसी अपने मम्मी डैडी के साथ रहती थी, जबकि रूबी अपने अंकल लियाम के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उसके इंतकाल के बाद वो अकेली रह गई। इस दुनिया में अब लूसी के अलावा उसका कोई भी नहीं था दुनिया में इसलिए अब वो अपना ज़्यादा वक्त उसी के साथ गुजारती थी। वो अपनी दोस्त के साथ सिटी गार्डन में बैठी हुई थी। पार्क में इस वक्त वो बाहर की सुहानी शाम और इस दिलफरेब मौसम में लोगों की आमदोरफ्त को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। वो लूसी के साथ कैंटीन के बाहर बेंच में बैठी हुई थी और कॉफ़ी का मज़ा लेते हुए गपशप कर रही थी। अचानक वो बात करते हुए खामोश हो गई। चुप क्यों हो गई हो रूबी तुम? लूसी ने कहा। कुछ नहीं, यूं ही मुझे लगा कि कोई हम पर नज़र रखे हुए है, रूबी ने कहा तो लूसी हंस पड़ी। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, कोई हमें देख भी रहा हो तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लूसी ने कहा। नहीं, लोग नहीं, वो परिंदा जो अक्सर मेरे सामने आ जाता है, रूबी ने कहा। ओह कम ऑन यार, तुम्हारे जहन पर वो चमगादड़ कैसे सवार हो गई? ये मैं बरसों से सुन रही हूँ कि तुम्हें वही परिंदा हर जगह पर नजर आता है, लूसी मुंह बनाते हुए बोली। मैं मजाक नहीं कर रही। जिसे तुम ख्वाब कहती हो वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। अक्सर रात को मेरे कमरे की खिड़की पर वो परिंदा आता है और मुझे उसमें अजीब सी कशिश महसूस होती है जिसे मैं अभी इसकी तरफ खींची चली जाऊंगी, रूबी ने कहा। वो बदनुमा चमगादड़, ऐसा क्या है उसमें? देख, लोग मोर, हंस या तोतों में दिलचस्पी जाहिर करते हैं और तुम इस बदसूरत और डरावने परिंदे में? हा हा हा, लूसी ने कहका लगाते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि रूबी उसे घूर कर रह गई। अच्छा यार, नाराज़ मत हो तुम। कब तक ऐसे छोटी सी जॉब करती रहोगी? क्या तुम्हारे दिल में अरमान नहीं है कि तुम्हें दौलत, शोहरत और प्यार मिले, लोग तुम्हें जाने? लूसी ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए कहा। मेरी ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं कैसे करूँ लूसी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, रूबी ने बेचारगी से कहा। मेरे ख्याल से तुम्हें ऑडिशन के लिए जाना चाहिए, तुम सिलेक्ट हो जाओगी, लूसी बोली। क्या मालूम, मुझ में ऐसा क्या खास है, रूबी ने कंधे उचकाते हुए कहा। सब कुछ खास है तुम में। एक अजनबी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने मुड़कर देखा। एक सयाफाम उम्र दराज शख्स जिसे अपने रंग की मुनासिबत से काला चश्मा लगा रखा था और उसके होंठों में सुगार सुलग रहा था, उसके चेहरे को बड़ी सताइश से घूर रहा था। उसके साथ दो आदमी और भी थे। एक ने उसका ब्रीफकेस थामा हुआ था, जबकि दूसरा बड़े अदब से हाथ बांधे खड़ा था। आप कौन? लूसी ने पूछा। मेरा नाम जोसेफ है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में आया था, वो चले गए, मैं भी वापस जाने वाला था कि यहाँ के हसीन मंजर में खोकर रह गया, जैसे कि किसी मुसव्विर ने बहुत दिल लगाकर आर्ट बनाई हो। वो बदस्तूर सुगार का कश लेते हुए और एक गहरी नज़र रूबी पर डालते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? रूबी ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आपके काम आ सकूं, वो बोला। आप हमारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? रूबी ने हैरत इस्तजाब से पूछा। इंसान ही तो इंसानों के काम आते हैं। मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, आप पहली नज़र में मुझे अच्छी लगी हैं, जोसेफ ने कहा। तो लूसी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल किया, जबकि रूबी उसे घूर कर रह गई। इंडस्ट्री में मेरे जानने वाले बहुत से हैं, आप चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ आपके लिए, और मुझे उम्मीद है तुम नाउम्मीद नहीं लौटोगी, वो कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद बोला। क्या ख्याल है रूबी? लूसी ने उससे पूछा। मुझे नहीं पता, बस कोई लड़की देखी नहीं और लाइन मारने लगा ये बुड्ढा, वो मुंह में बोली। मुझे इनकी बातों से लग रहा है ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, लूसी ने कॉफ़ी का खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा। क्या ख्याल है आप दोनों का लेडीज़? आप ऐसा करें कि मेरा विजिटिंग कार्ड रख लें, आप बगैर किसी शशोपंच का शिकार हुए मुझे कह सकती हैं। आपका काम करके मुझे खुशी महसूस होगी। गुड बाय। जोसेफ अपना कार्ड टेबल पर रखते हुए वहां से जा चुका था, जबकि वो दोनों सोचने पर मजबूर हो गईं। उसका शौहर बूढ़ा जोसेफ, जो कि स्याफाम था,
लोग हूर के पहलू में लंगूर की जोड़ी देखकर हंसते थे। वो अपनी खूबसूरत बीवी से वालेहाना मोहब्बत करता था। शादी के 5 साल बाद भी इसके प्यार में कोई कमी ना आई थी। वो दोनों औलादे नरीना से महरूम थे, लेकिन फिर भी जोसेफ इस पर दीवाना वार अपनी मोहब्बतें निछावर करता था। लेकिन वो मोहतात भी बहुत रहता था, इसलिए शादी के कुछ अरसे बाद उसने अपनी बीवी को शोबिस की दुनिया से दूर रहने का मशवरा दिया। वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करता था कि उसकी बीवी दूसरे मर्दों से मिले या लोगों की नज़रें उस पर पड़ें। तभी रूबी जिंदगी की सभी आसाइशें होते हुए भी खुद को एक कैद में महसूस करती थी। मैं आज जिस मकाम पर हूँ, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आपने मुझ जैसी लड़की को इंडस्ट्री में जगह दिलाई, अपनी मलका बनाकर रखा। लेकिन शुरू में तुम्हें एतराज़ नहीं होता था मेरे काम करने पर। शायद तब हमारी नई नई शादी हुई थी, इसलिए आप मुझे खुश देखना चाहते थे। और अब रूबी ने खफा होते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरी प्यारी बेगम, कभी ये मत समझना कि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर तुमसे शादी की। सच यह कि इतनी खूबसूरत लड़की को उदास देखकर मेरा दिल चाहा था कि तुम्हारे लिए कुछ किया जाए, और मैं इस उम्र में भी तुम्हें देखकर खुद पर काबू ना रख सका और तुम्हारे हुस्न और खूबसूरती का असीर होकर रह गया। जोसेफ इसका हाथ पकड़कर सहलाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर शक नहीं है जोसेफ, लेकिन तुम मेरी खुशी भी तो देखो। मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। वो बिलाखिर हौसला बुलंद करते हुए बोली। उसे यकीन था कि जोसेफ इस पर कभी गुस्सा नहीं करता। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, सो जाओ तुम, रात काफ़ी हो चुकी है। वो बेड पर दराज होते हुए बोला। वो जानती थी कि जोसेफ इस पर गुस्सा नहीं करेगा, सिर्फ नाराज़ हो जाता था, और वो इसे मनाना खूब जानती थी। जब वो खुद को उसके सुपुर्द कर देती थी तो वो उसकी झील सी आंखों में डूबकर उसकी जुल्फों के पेचो खम में उलझ जाता था, और उसके होंठों का अमृत पीकर वो ऐसा मदहोश होता था कि रूबी की बात को से वो इनकार कर ही नहीं पाता था। इसलिए वो रात रूबी ने जोसेफ को इतना खुश किया कि उससे इनकार ना हुआ, और उसने इजाज़त दे दी कि वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे कर सकती है, वो भी इस शर्त पर कि उस पर सख्त नज़र रखी जाएगी और वो हर वक्त उसकी ज़ाती सिक्योरिटी में रहेगी। कुछ अरसे तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। रूबी अपनी रूटीन लाइफ में काफ़ी मसरूफ़ हो गई। डेली शूटिंग पर जाना, दोस्त बनाना, पार्टियों में हिस्सा लेना, इन सब चीज़ों ने उसे रफ्ता रफ्ता जोसेफ से दूर करना शुरू कर दिया, जबकि वो इसकी हरकत व सकनात पर नज़र रखता था। कुछ दिन इनके दरमियान तल्ख कलामी भी रही। जोसेफ को उसका बाहर की दुनिया में काम करना और इतने लोगों के साथ रब्ता रखना बिल्कुल भी पसंद ना था। वो पूरी तरह से बदजन होने लगी थी उससे। तारीकी 4 सू फैली हुई थी। जोसेफ से झगड़ा करने के बाद उसका मूड अच्छा खासा ऑफ हो चुका था। माहौल में एक अजीब उदासी की कैफियत थी। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ पर नजरें जमाए रूबी बदस्तूर क्लॉक को घूर रही थी। टिक टिक की आवाज़ उसके लिए आसाब पर किसी हथौड़े की तरह ज़र्ब लगा रही थी। वो खुद को ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो एक खूबसूरत परिंदा हो जिसे उसके मालिक ने कैद कर रखा हो। उसे हर तरह की सहूलत मैसर हो सिवाय अपनी मर्जी के मुताबिक उड़ने की। वो सोचों के भंवर में फंसी हुई थी कि कमरे की खिड़की से उसे कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ नजर आया। उसने एक पल के लिए उठकर खिड़की के आगे से पर्दा हटाया तो सामने एक चमगादड़ को पाया जो कि अंदर आने के लिए बेचैन दिखाई दे रही थी। वो बड़े गौर से उस परिंदे को देखने लगी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आंखों की ज़बान में इस परिंदे से अपनी परेशानी और गम का इजहार कर रही थी, जबकि वो चमगादड़ नुमा परिंदा अब भी बिल्कुल इसके करीब था। वो साइज में काफ़ी बड़ा था। अगर कोई और उसे देख लेता तो उसके करीब आने की बजाय खौफ से भाग उठता। तुम अभी तक जाग रही हो? जोसेफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी, रूबी ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जान? जोसेफ बोला। हाँ ठीक हूँ, रूबी ने बेबसी से कहा। क्या बात है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों रहने लगी हो और क्या देख रही हो इस अंधेरे के पार? जोसेफ ने पूछा। जिंदगी को, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या मतलब? जोसेफ बोला। जोसेफ, आखिर आप मुझे इस महलनुमा जेल में क्यों कैद रखना चाहते हैं? मुझको आज़ादी की जिंदगी जीनी है, रूबी ने कहा। मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहता हूँ। जिसे तुम आज़ादी समझ रही हो, वहाँ इंसानों के खोल में दरिंदे बसते हैं जो कि किसी भी पसंदीदा चीज़ को नोच लेते हैं, जोसेफ ने कहा। लेकिन मैं घुटन महसूस करती हूँ। मुझे हॉलीवुड की सुपरस्टार बनना है, लेकिन मेरा ख्वाब ही रह गया ये सब, रूबी ने कहा। तुम्हें ज़िंदगी की सब सहूलतें तो मैसर हैं, फिर अपनी फजूल जिद को छोड़ दो तुम। जोसेफ का लहजा तल्ख हो गया। तुमने मेरे पर काट दिए हैं जोसेफ, तुम बहुत बदल गए हो। शुरू में मेरी हर बात मानते थे, लेकिन तुम रिवायती मर्दों जैसे ही निकले, एक औरत पर अपना रोब जमाने वाली, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले, रूबी ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया।
फिर भी तुम्हें मुझसे शिकायत है? जोसेफ ने कहा। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीनी है, उसने अपने दिल की ख्वाहिश को लबों पर लाते हुए कहा। रूबी ने कहा तो जोसेफ ने उसके बालों को पकड़कर झटका दिया तो वो कर्राह कर रह गई। मुझे तकलीफ हो रही है, छोड़ो, रूबी ने कहा। क्या तुम जानती हो कोई किसी को महज इसलिए अजियत दे सकता है कि वो इससे बेइंतहा प्यार करता है? उसके लहजे में जुनून और वहशत थी। मार्क, जिसका शुमार जोसेफ के बॉडीगार्ड्स में होता था, 29-30 साल पुरस्कार शख्सियत का मालिक, यह आदमी उसके काबिल एतमाद लोगों में से था, क्योंकि वो कानूनी और गैर कानूनी बहुत से कामों में 5 बरसों से जोसेफ के साथ रहा था और हर काम को बड़ी खूबी से सर अंजाम देता था, जिस बिना पर वो इसके होते हुए मुतमईन रहता था। खूबसूरत गोरी रंगत, मर्दाना वजाहत, भूरे बाल, सुतवा नाक और नीली आंखें उसे आम मर्दों से मुमताज बनाती थीं। वो रात की ड्यूटी में ज्यादातर वक्त जोसेफ के साथ होता था। रूबी दिली दिल में उसे देखकर रश्क करती थी कि कहाँ ये बूढ़ा जोसेफ और कहाँ मार्क जैसा कड़ियल जवान मर्द। बेशक जोसेफ ने उसे हर खुशी दी थी, अब उसके पास पैसे की फरावानी थी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, सब कुछ था, लेकिन उसे अभी तक वो प्यार और ज़हनी तस्कीन नहीं मिली थी जो एक औरत अपने मर्द से उम्मीद करती है। वो इसकी कुर्बत के ख्वाब देखा करती थी। मार्क भी अक्सर उसे देखा करता था। दोनों की बंगले में अक्सर मुलाकात भी हो जाती थी, पर कभी दिल की बात ज़बान पर नहीं आई। वो दोनों जोसेफ के होते हुए हमेशा मोहतात रहते थे, क्योंकि वो इंतहाई शकी मिजाज इंसान था। मार्क, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे तमाम मर्दों से मुनफरिद हैं, उनमें एक मकनातीसी कशिश है, रूबी ने कहा। यह सुनकर मार्क हंस पड़ा। मैडम, सभी ऐसा ही कहते हैं। वैसे आपकी आंखें भी कम खूबसूरत नहीं हैं। कोई भी इंसान इनमें डूब कर मर सकता है, मार्क ने कहा। और क्या अच्छा लगता है मुझ में? वो शर्माते हुए बोली। तुम्हारी झील सी आंखें, तुम्हारी गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, तुम्हारी ये सुराहीदार गर्दन और तुम्हारी ये बल खाती कमर, और जब तुम चलती हो तो यूं महसूस होता है जैसे कोई रक्स सबा हो, यूं जैसे ऊपर वाले ने बहुत मेहनत से ये पेंटिंग तख्लीक की हो। ये कहते हुए उसकी नज़रें उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी, जबकि उसके हाथ रफ्ता रफ्ता उसकी कमर के गिर्द हाइल होते जा रहे थे। ये सुनकर रूबी हंस पड़ी। वाह, तुम तो शायर मिजाज हो, और तुम इस शायर की गजल हो, मार्क ने कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुश कर दो, उसने मार्क को अपने करीब होते देखकर कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो अचानक बोला। नहीं मार्क, तुम में कुछ तो खास है। आज तक मैंने किसी मर्द में ये कशिश महसूस ना की, रूबी ने कहा। मैंने भी, तुम मेरी बरसों की चाहत हो, वो बोला। रूबी अब उसके मजीद करीब आ गई। अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर सकते थे। रूबी ने मार्क के सीने के साथ लिपटकर उसे दीवानावार चूमना शुरू कर दिया, जबकि मार्क के हाथ भी रूबी के जिस्म के नशेबो फराज का तवाफ करते जा रहे थे। दोनों इस हैजान अंगेज कैफियत में पसीने में शराबूर हो चुके थे। मार्क और रूबी की नज़रें कुछ देर के लिए आपस में मिली तो देखते ही देखते मार्क की नीली आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं और जल्दी से पीछे हट गया, जबकि रूबी नीम और यह हालत में मदहोशी के अंदाज में वहीं बेड पर गिरने के से अंदाज में लेट गई। जोसेफ का कत्ल मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। इतने बड़े बिजनेसमैन और सियासी असर और रसूख रखने वाले शख्स का ये पुरस्कार कत्ल एक मुअम्मा बनकर रह गया था। हर जबान पर यही खबर चल रही थी। पुलिस के बाद मीडिया सुराग रसां ने भी अपने तौर पर तहकीक शुरू कर दी थी। इसकी बीवी के लिए यह खबर किसी सानहे से कम नहीं थी। बेशक दोनों के दरमियान उम्र का काफ़ी फ़र्क था और जोसेफ उसके साथ हूर के पहलू में लंगूर की मिसाल था, लेकिन उसकी अपनी बीवी के लिए वालेहाना मोहब्बत ने यह फ़र्क मिटाकर रख दिया था। रूबी का वो आइडियल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इतनी तवज्जो, मोहब्बत और ख्याल रखने वाला शौहर हो तो कोई भी हसीन दोशीज़ा इसे कबूल कर लेती है, और जोसेफ ने तो उसकी ज़िंदगी ही बदल डाली थी। उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा था। उसकी खुशी में उसे सुकून मिलता था, एक राहत मिलती थी। बेशक वो गुस्सा करता था, लेकिन वो भी उसके प्यार करने का अंदाज था। वो उसे लोगों की बुरी नज़रों से बचाने के लिए ही पाबंदियां लगाया करता था। और फिर जब इसकी मौत की खबर सुनी तो रूबी को एक गहरा शौक लगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे वो सब कुछ याद आने लगा कि कैसे वो इसकी हर बात मानते थे, कैसे वो इसकी खूबसूरती की तारीफें किया करता था। इस बूढ़े जोसेफ के पास कौन सा लड़कियों की कमी थी, लेकिन कुछ तो खास था उसमें जिसने उसे इस उम्र में दीवाना कर दिया था, इसलिए वो थोड़ी मगरूर हो गई थी। इंस्पेक्टर साहब, आपसे बात करने आए हैं मैडम। मुलाजमा ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करने के बाद बेड पर बिखरे बालों और उदास चेहरे के साथ बैठी रूबी से कहा। आती हूँ, रूबी ने अपनी नहीफ आवाज़ में कहा। कुछ देर बाद वो ड्राइंग रूम में इंस्पेक्टर रॉबर्ट के सामने बैठी थी, जो तिरछी नज़रों से उसके खूबसूरत और खुद ख्याल का मुआयना कर रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्यों बुलाया?
क्या जानना है आपको? रूबी ने कहा तो रॉबर्ट चौंक पड़ा। दरअसल मैं आपके शौहर जोसेफ के बारे में मालूमात लेने आया हूँ। मुझे पता है इस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं है, लेकिन कानूनी तकाजे को भी पूरा करना है और मैं चाहता हूँ कि इसके कातिल को हर सूरत पकड़ा जाए। हमारे ऊपर काफ़ी दबाव है, इंस्पेक्टर रॉबर्ट ने कहा। मुझे यकीन नहीं आता, वो अचानक कैसे मुझे अकेली छोड़ के चले गए, रूबी ने बमुश्किल कहा और सिसकियाँ लेने लगी। आप खुद को संभालें, वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा जिसने भी किया है उसे पकड़ना लाजमी है। ये अपनी नौयत का अजीबोगरीब कत्ल है, इंस्पेक्टर बोला। उन्होंने तो आज तक कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि उसकी दुश्मनी भी है किसी के साथ, रूबी ने अफसरदा से लहजे में कहा। यह सोचना कि उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती महज अहमकाना ख्याल है। बड़े लोगों की बड़ी दुश्मनियां होती हैं मैडम, रॉबर्ट ने कहा। लेकिन वो बहुत सादा मिजाज और शरीफ इंसान थे, क्या मिलेगा किसी को इससे मारकर, रूबी ने कहा। जिस रात जोसेफ का कत्ल हुआ वो गैर रियासती दौरे पर था और उसके कमरे की सिक्योरिटी के बावजूद कोई आता है, पुरस्कार तरीके से कत्ल करके चला जाता है और पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ता। ये बहुत अचंभे वाली बात है, रॉबर्ट ने कहा तो रूबी गहरी सोच में गुम होकर रह गई और बोली, इस शातिर कातिल का पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है, मुझे क्यों जहमत दे रहे हैं? वो बेजारी से बोली। क्योंकि लाश के पास एक लॉकेट मिला है जिस पर आर लिखा हुआ है, मतलब रूबी के नाम का लॉकेट, लेकिन ये तुम्हारे शौहर के पास नहीं था, ना उसकी उंगलियों के निशानात इस पर मौजूद हैं, तो ये उसकी मलकियत नहीं हो सकती, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं नहीं जानती उस लॉकेट के बारे में, रूबी ने कहा। मुझे लगता है कि इस कातिल ने जानबूझकर ये लॉकेट वहां पर फेंका है ताकि शक उसकी बीवी पर जाए, इंस्पेक्टर ने कहा। हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे अब इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं रही, रूबी ने कंधे उचकाए तो रॉबर्ट ने कहकर हमकारी बढ़ी और रूबी के नैनो नक्श और खूबसूरती पर चंद लम्हे गहरी नजर डाली और कुछ सोचकर उससे इजाजत लेकर वापसी के लिए मुड़ गया। खिजा की तारीख और उदास रात में दो वजूद एक खुले मैदान में खड़े हुए थे। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था। वो दोनों चलते हुए एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी चहलकदमी से सूखे हुए पत्तों की आवाज आने लगी। इसके अलावा 400 गंभीर खामोशी थी, किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। इसी असना में एक कवि हैकर चमगादड़ उड़ती हुई आई, उनके सर के ऊपर से गुजर गई। एक पल के लिए रूबी सहम कर रह गई। उसने इस हजम की चमगादड़ जिंदगी में पहली बार देखी थी। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खौफ महसूस हो रहा है मार्क, रूबी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। जब मैं साथ हूं तो खौफ तुम पर जेब नहीं देता। इससे बेहतर जगह हमारे अकेले मिलने के लिए कोई नहीं हो सकती, मार्क ने कहा। मार्क, मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो उलझ कर रह जाती हूँ, रूबी ने कहा। ज्यादा मत सोचो स्वीटहार्ट, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हें हासिल कर लिया है मैंने, मार्क ने कहा। नहीं मार्क, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो बताओ, तुम्हारी शख्सियत इतनी पुरअसरार क्यों है? क्यों तुम दिन में मुझसे मुलाकात नहीं करते? तुम मेरे इतने करीब आकर फिर मुझसे दूर क्यों हो जाते हो? रूबी ने कहा। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, वो उदास होते हुए बोला। मार्क, तुम अच्छे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, भाई ये हद क्यों मुकर्रर कर रखी है हमने? रूबी ने कहा। तुम हमेशा ये जानने की कोशिश करती रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मार्क ने कहा। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी शख्सियत इतनी पुरअसरार क्यों है? तुम दिन में नजर नहीं आते, सिर्फ रात को ही तुम्हें देखा है, और तुम्हारी आंखों में देखकर मेरा सर क्यों भारी होने लगता है? सबसे बढ़कर कि तुम कभी भी कहीं भी आसेब की तरह कैसे रौनमा हो जाते हो? वो उलझन आमेज लहजे में बोली। एक वैम्पायर कभी सूरज की किरणों में बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सूरज की शुआएं उसे राख में तब्दील कर सकती हैं। इसीलिए वो दिन का वक्त सोकर गुजारता है, जबकि रात के वक्त वो बाहर निकल सकता है। तभी मैं आज तक दिन में तुमसे नहीं मिल सका, और हाँ, मैं कभी भी कहीं भी रौनमा हो सकता हूँ, अपनी मुकर्रर करदा हदूद में रहते हुए, मार्क ने कहा। तो रूबी को उसके तमाम सवालात के जवाब मिलने लगे जो एक अरसे से उसके दिमाग में हलचल मचा रहे थे। तुम वाकई आसेब हो कोई? हाँ हाँ हाँ, मैं आसेब नहीं हूँ जान, वो कहका लगाते हुए बोला। तो क्या हो? फिर अपने बारे में सब सच बताओ, रूबी ने कहा। मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैं वैम्पायर बन चुका हूँ, बताया तो है, मार्क बोला। क्या मतलब? मजाक नहीं करो, रूबी बोली। वैम्पायर भी पहले इंसान होते हैं, बस कुछ मराइल से गुजरने के बाद वो ये विच पावर्स हासिल कर लेते हैं, जिसका उन्हें फायदा तो होता है, साथ ही नुकसान भी होता है, मार्क बोला। वैम्पायर्स की जिंदगी कैसी होती है? रूबी ने पूछा। बहुत मुश्किल, मार्क बोला। कुछ वक्फे के बाद वो दोबारा बोला। क्या तुम अभी मुझसे प्यार करना चाहोगी? मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या जज्बात हैं? जोसेफ ने मुझे बहुत प्यार दिया,
लेकिन उसे कभी मुझे वो खुशी नहीं दी जो एक तुम जैसा जवान वजूद दे सकता है, रूबी ने कहा। हाँ, तभी तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया, मार्क ने खुशगवार लहजे में इंकशाफ किया। व्हाट? मार्क, तुमने ये सब कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारा मालिक था, तुम उसके लिए ही काम करते थे, रूबी ने हैरत और गम के लहजे में कहा। क्या तुम्हें दुख है उस शख्स की मौत का? मार्क ने कहा। क्यों, क्या दुख नहीं होना चाहिए? उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे स्टार बनाया, मेरी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन रूबी ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मुझसे वो शख्स बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहब्बत में तीसरा इंसान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता, मार्क ने कहा। तुमने ये सब कैसे किया? पेशावर कातिल भी कोई न कोई सबूत छोड़ जाते हैं, लेकिन तुमने पूरी रियासत की सीक्रेट एजेंसी को भी अचंभे में डाल दिया है कि जोसेफ का कत्ल कैसे हुआ वो आज तक नहीं जान सके, रूबी ने कहा। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। हाँ रूबी, जिस रात हम दूसरी रियासत में दौरे पर गए थे, उसी रात मैंने तमाम बॉडीगार्ड्स और सिक्योरिटी के होते हुए चिमगादड़ का रूप धार लिया था और जोसेफ के कमरे का रुख किया। यूं मैंने नींद की हालत में उस बूढ़े को अपनी नींद सुला दिया। तुम्हें जानकर अचंभा नहीं होना चाहिए कि वैम्पायर्स का दूसरा रूप चिमगादड़ का होता है, मार्क ने इंकशाफ किया तो रूबी लरस कर रह गई। ऐसा मैंने सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज में देखा है। मार्क, तुम झूठ बोल रहे हो, रूबी ने कहा। तो मार्क ने जोरदार कहकहा लगाया और अपने दोनों बाजू हवा में फैला दिए। देखते ही देखते उसका वजूद तब्दील होने लगा। अब मार्क की जगह एक बड़ी सी चिमगादड़ हवा में उड़ रही थी। ये मंजर देखकर रूबी को डर के मारे पसीना आने लगा। मार्क का ये रूप देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका जहन माजी में जाने लगा कि कैसे एक चिमगादड़ नुमा परिंदा उसके असाब पर सवार था। उसकी दोस्त लूसी उसका मजाक उड़ाती थी, उसे जहनी मरीजा करार देती थी, लेकिन वो ये सब कुछ सच था। उसके जहन में बरसों पुराने मनाजिर चलने लगे कि वो कैसे चिमगादड़ में दिलचस्पी लिया करती थी। कहीं वो मार्क तो नहीं था, वो सोच कर रह गई। यही सोच रही हो ना? तुम्हारे ख्वाबों में आने वाला चिमगादड़ मैं हूं ना? मार्क ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? वो हैरानगी से बोली। वैम्पायर्स के लिए किसी का जहन पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता, और मैं तो वैसे भी तुम्हें ही पढ़ता हूँ, तुम्हारी आंखों को ही पढ़ता हूँ जान। इनमें बला की कशिश है, वो बोलता चला गया। मार्क, मेरी आंखें सिर्फ खूबसूरत हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो गनुदगी की हालत में चली जाती हूँ, बल्कि नीम मदहोशी तारी हो जाती है मुझ पर, जैसे मैं किसी जादू के जेरे असर हूँ। वो परेशान होते हुए बोली। तुम जानती हो कि कोई वैम्पायर जब किसी की आंखों में देखते तो उसे हिप्नोटाइज कर सकता है, मार्क ने कहा। हाँ जानती हूँ, वो धीमे लहजे में बोली। रूबी, तुम्हारी आंखों में भी तो हिप्नोटाइज करने की सलाहियत है, वो मुस्कुराते हुए बोला। वो कैसे? मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोली। पता नहीं क्या बला हो तुम, लेकिन तुम्हें देखने के बाद ये तो अंदाजा हो गया कि अगर दुनिया में कोई जादू है तो वो लाजमी आपके मनपसंद शख्स की आंखों में होगा। यही वजह है कि मैं तुम्हें बेपनाह कशिश महसूस करता हूँ। तभी तो इस बूढ़े जोसेफ से शादी के बाद मैं तुम्हारे करीब रहने के लिए उसके पास नौकरी करने लगा, वरना मुझे क्या जरूरत थी? कुछ शिद्दत जज्बात में बोलता चला गया। मार्क, तुम अच्छे हो, लेकिन मैं इंसान और तुम। रूबी ने बेबस होकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ जानता हूँ, हमारे लिए कुछ हदूद मुकर्रर होती हैं। कैसी हदूद? रूबी ने पूछा। हमारा मिलन महज बर्बादी है, तुम्हें मेरे जैसा बनना पड़ेगा, फिर ही हम एक हो सकते हैं, मार्क ने कहा। ओह अच्छा मार्क, हमारा मिलन फिर नामुमकिन है, वो मायूसी में बोली। मैं तुम्हारी आंखों में खो जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ भी मेरे बस में नहीं है, मार्क बोला। क्यों नहीं मार्क, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हें एक कशिश है, मैं तुम्हारी तरफ पहले दिन से खींची चली आ रही हूँ, रूबी ने कहा। क्या मेरी हकीकत जानने के बाद भी? मार्क ने कहा। हाँ फिर भी मैं तुम्हारे करीब हुआ तो तुम नहीं रहोगी, मार्क ने कहा। क्या मतलब मार्क? रूबी ने पूछा। फिर तुम इंसान नहीं रहोगी, वैम्पायर्स की जिंदगी तुम्हें बसर करना होगी। अगर मैं एक बार तुम्हारे करीब आया तो क्या तुम्हारी मौत भी हो सकती है, मार्क बोला। मुझे इस दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इसकी आंखों में देखते हुए गनुदगी की हालत में बोली। आई लव यू, मार्क ने अपने फौलादी बाजू फैलाते हुए इजहार मोहब्बत किया। मार्क ने इतना कहा तो रूबी उसके बिल्कुल करीब आ गई। मार्क के गले लगकर उसके बाजुओं से भींच लिया। मार्क ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा और बोसो किनार करना शुरू कर दिए, और फिर उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे तो वो कसमसा कर रह गई। फिर उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा और वो एकदम पीछे हट गई। उसकी गर्दन पर नुकीले दांतों के निशानात बन गए थे, जहां से खून की बूंदें गिर रही थी। मार्क, मुझ पर नकाहत सी तारी हो रही है, मेरा जिस्म टूट रहा है, रूबी ने कहा। रूबी, अब हम एक हो चुके हैं, आ जाओ मेरे मजबूत बाजुओं के हिसार में। मार्क ने इतना कहा तो रूबी दोबारा मार्क के करीब आ गई। मुझे तुमसे मोहब्बत है मार्क, वो उसकी मकनातीसी आंखों में देखते हुए बोली।
मैं भी तुम्हें चाहता हूँ और वालिहाना अंदाज में तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारे होठों का अमृत पीकर मैं अमर होना चाहता हूँ। मार्क ने कहा। मैं खुश हूँ, बहुत, तुम्हें हासिल करके। अब हम यहाँ नहीं रहा करेंगे। रूबी ने उसके बाजू में झूलते हुए कहा। आया करेंगे ना जान, कभी कभी शिकार खेलने हम इंसानी दुनिया में आया करेंगे, वो हंसते हुए बोला। मैं चाहती हूँ कि, रूबी आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। उस पर नकाहत तारी हो रही थी। इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा करती, मार्क ने उसे चुप करने का इशारा किया और रूबी के होंठों पर मोहरे मोहब्बत जब्त कर दी।